कमलेश कुमार शर्मा सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा ही बोलूंगा। पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ साथ बहुत इशू भी उठाए। ये नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन दी है और इतनी चैलेंजिंग टाइम में उन्होंने ये काम किया है, बहुत चैलेंजिंग, वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी टफ टाइम। पूरे टफ टाइम के अंदर जो है इस तरीके से गैलरी सेटअप करना, और वो भी इतनी मैन पावर भी एक तरह का नहीं है, टेक्निकल लेबर हर तरह की, एंड देयर वाज a risk of life. It's really wonderful what Dr. Sai has done, because I am in constant touch with him that since this, starting of this corona pandemic, he is regularly going to museum for the setting of this gallery. जो प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर साहब की, वंडरफुल, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है इन्होंने और कर रहे हैं इसमें, वो डे एंड नाइट ही डूइंग द वर्क। सो मुझे विनय, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो, विनय मेरे से छोटे हैं 3-4 साल, बेचारा इतना काम करता है, उसके बाल उड़ गए, बाल कम हो गए। एंड ऑल द बेस्ट जो भी तुम कर रहे हो, रियली थैंक यू सर, थैंक you very much. Because these one or two sentences always gives us courage to find the situation. जी हाँ, स्मिता सिंह जी, आप सुन रही हैं? हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था सर। और गैलरीज का व्यू तो एक्चुअली मैं देख करके भी आई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हार्ड वर्क आप कर रहे हैं और टीम किस तरह से कर रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। थैंक यू स्मिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I hope you are getting me there. Yes. वैसे कहीं खाना वाना तो नहीं बना रहे थे? ऐसा है कि we have shared the same bench during our PG classes. और तुम्हारे शुरुआती दौर में you were in the numismatic section and you got expertise in that. But even after that, when you were switched over to this Central Asia Museum, in the beginning you were very much puzzled. But with your immense effort, hard work and your dedication, you took this challenge and now it is before us. बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लेक्चर था। और इसलिए भी लेक्चर अच्छा था कि you are having the first hand knowledge. तुम वहाँ गए हो, वहाँ घूमे हो और उसके बाद इन सब चीजों किया है। In spite of odd situations, जैसे फादर की जो तबीयत काफी सीरियस हुआ, उसके बाद गुजर गए, मदर भी गुजर गए, उसके बाद भी तुमने इतना किया, तो इट इज रियली अ वेरी वेरी डेडिकेटेड एफर्ट ऑफ योर्स। एक छोटा सा सवाल है विनय मेरे सामने में। तुमने अस्ताना का, दिस इज जस्ट ए क्यूरी नॉट ए क्वेश्चन, तुमने अस्ताना का जब वर्णन किया है तो उन्होंने बताया कि वहां पर कुछ ममीज हैं और फिर मैंने एक फिगर भी देखा है जिसमें डबल हम्प है, कैमल का डबल हम्प है। तो ये डबल हम्प कैमल तो अफ्रीका में ही पाया जाता है, ममीज भी अफ्रीका में पाए गए हैं, जैसा कि सर ने पढ़ाया था हम लोगों को। तो इज देयर एनी रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन ममीज एंड द डबल हम्प विद द इजिप्ट और अफ्रीका? नहीं, ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट अस्ताना की जब बात करते हैं, चाइनीज अस्ताना की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। सोवियत सेंट्रल एशिया वाली अस्ताना की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब चाइनीज अस्ताना की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन आया वो ऑलमोस्ट 4th सेंचुरी BC से वहां पे रहना शुरू हुआ। अच्छा। और तुर्फान रीजन को अगर आप स्टडी करोगे तो तुर्फान रीजन में ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और एक साइट है गाओचांग, तो जब वेनसांग हिंदुस्तान से लौटे थे तो गाओचांग में वो लगभग 6 महीने तक उनको रोका गया था, रुक करके उन्होंने बुद्धिज्म पे वहां भाषण दिया। गाओचांग में मोनेस्ट्रीज भी काफी बनी हुई थी या बनी हुई है। तो बुद्धिज्म का वहां
वेनसांग के पहुंचने के बाद बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और बढ़ा भी। तो ये सारा का सारा फैक्टर्स इंक्लूडेड है। और ये जो हम लोग क्या सॉरी सेंट्रल एशिया में जो कैमल्स हम देखते हैं ये बैक्टीरियन कैमल्स हैं। तो ये बैक्टीरियन कैमल्स लद्दाख तक पहुंच जाते हैं। अगर आप प्योंगयांग लेक जाओगे तो प्योंगयांग लेक तक आपको ये कैमल्स दिखेंगे। अच्छा, है ना? तो ये सारे इधर वाले कैमल्स हैं। वो अफ्रीकन कैमल्स का मुझे ज्यादा अंदाज नहीं है, उनसे कोई ज्यादा ये नहीं है। और ममीफिकेशन जो है वो अलग अलग सिविलाइजेशन में बहुत जगह पे मिला है। डायरेक्ट कनेक्शन क्या था अगर हम जानना चाहें तो वो शायद स्टडी करना पड़ेगा, और उस पे कोई जहां तक मुझे ध्यान है बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। इजिप्शियन ममीज पे तो बहुत काम हुआ है, चाइनीज ममीज पे भी काम हुआ है। ये सर ना नोबुयोशी यामाबे सर का सर मैसेज आया हुआ है। अच्छा, हाँ डॉक्टर सहाय, थैंक यू वेरी मच सिंस आई नीड टू टेक केयर ऑफ समबडी कमिंग टू सी मी, प्लीज Okay. एक्सेप्ट नाउ बट बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेसफुल वर्क। ओके, थैंक यू, थैंक्स सुनीता द्विवेदी मैम का भी है सर। हाँ, Thanks, Dr. Vinay, for this great endeavor on your part. Very happy that you have brought Signing India to fulfillment. थैंक यू। बहुत सारे लोगों की बधाई सर आपको मिली है। द्विवेदी सर, अब आप सर धन्यवाद ज्ञापन कीजिए सर। धन्यवाद डॉक्टर विनय व्याख्यान के लिए। व्याख्यान सुनने वाले इस व्याख्यान से यह जान सकेंगे कि संग्रहालय कर्मियों की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने में कितनी कठिनाई होती है, और एग्जीबिशन अच्छे ढंग से आयोजन करने के लिए कितना रिसर्च करना चाहिए, ये भी विनय जी ने लोगों को बताया कि एंटिक्विटीज के बारे में हम जितना अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जितना अधिक इसके बारे में हम रिसर्च कर पाएंगे, उसके बाद उनको हम अगर डिस्प्ले करते हैं तो रिसर्च पूछिए तो उनको सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने रख पाते हैं। और निश्चित रूप से विनय जी ने अपने व्याख्यान के माध्यम से इन बातों को हमारे सामने रखा। निश्चित है कि इनकी टीम बधाई की पात्र है कि वो इस कोरोना काल में भी वह लगातार ये लगे रहे और नेशनल म्यूजियम के इस गैलरी को, ये जो 4 गैलरी डेवलप कर रहे हैं उसको उन्होंने अच्छे ढंग से संवारा और सजाया है। अनफॉर्चुनेटली नेशनल म्यूजियम के ऑथोरिटीज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन नेशनल म्यूजियम में जो आज परेशानी है, सच्चाई है कि जो उनके यहाँ कार्यरत पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी प्रोन्नति का मामला सचमुच ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो अधिकांश विदेश के संग्रहालयों में चल रहा है कि सही समय पर उनको प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। सच पूछिए तो यदि आप अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, उनसे और अधिक अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो यह निहायत जरूरी है कि उनको समय पर प्रोन्नति दिया जाए, उनको आवश्यक सहयोग किया जाए। और एक अनदर जो प्रॉब्लम जो म्यूजियम्स में आ रहा है, सच पूछिए तो एंटिक्विटीज की संख्या के आधार पर टेक्निकल लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, वो सबसे जरूरी की चीज है। मैं इस मामले में चाहूंगा प्रधानमंत्री को एक तथ्य भी लिखूंगा, ये एंटिक्विटीज सच पूछिए तो एक व्यक्ति के जिम्मे हजारों एंटिक्विटीज दिया जाता है और उनको चार्ज लेने देने में कितनी कठिनाई होती है वह एक टेक्निकल व्यक्ति ही समझ सकता है। Yes. कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति रही तो धीरे धीरे म्यूजियम में काम करना नहीं चाहेगा। इसीलिए सरकार को इस मामले में ध्यान देना होगा कि हम अधिक से अधिक एंटिक्विटीज मतलब एंटिक्विटीज की संख्या के आधार पर अधिक से अधिक आदमी को नियुक्त करें, और ताकि उनको जब वो रिटायर करें, जब वो कहीं ट्रांसफर होकर कहीं जाते हैं, कहीं नई नौकरी में जाते हैं, तो उनको चार्ज देने में कठिनाई नहीं हो। मैं निश्चित रूप से आज के वक्ता विनय कुमार सहाय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यान से समूह को लाभान्वित किया है, और हम समझते हैं कि जितने भी व्यक्ति इस व्याख्यान को सुन रहे थे वह लाभान्वित होंगे। और बिहार पुरातत्व परिषद और फिर से इसका रिकॉर्डिंग करके हम लोग इसको फिर फेसबुक पर भी लगा देंगे कि ताकि जो व्यक्ति मिस कर गए हैं वो भी इसको देख सके और सुन सके। यदि विनय जी को आपत्ति नहीं हो तब
इन्हीं शब्दों नहीं। के साथ मैं डॉक्टर विनय कुमार सहाय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यह गर्वित ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बिहार पुराविद परिषद और पटना म्यूजियम मेरे हार्ट के बहुत नजदीक है, जानते हैं, कारण आप जानते हैं। और दूसरी चीज कि जब डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा था नेशनल म्यूजियम में, तो आप लोगों ने ही मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था पटना म्यूजियम में, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम वो हुआ था जिसमें मैंने डिजिटाइजेशन और उसके आगे आने वाली संभावना के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों के जो भी हैं वो हम लोगों को उत्साहित ही करते हैं, और इसी वजह से मैंने चाहा कि नहीं जी अब ये अवसर है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में ये आए कि हम लोग म्यूजियम में क्या कर रहे हैं। नेशनल म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन से चांद नहीं मांगा, बाकी जितनी भी चीजें मैंने मांगी उन्होंने वो सारी चीजें दी। मैन पावर मैंने मांगा, मैन पावर दिया उन्होंने। कॉन्जर्वेटर्स मैंने मांगा, हाँ रेगुलर स्टाफ नहीं मिला, वो एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है। कॉन्जर्वेटर्स उन्होंने मांगा, इमीडिएट तो किसी को भी नहीं मिल सकता है, भर के लिए एक व्यवस्था कायम करनी होगी। आप भी समझते, आप भी इतने दिन से नौकरी में है, इमीडिएट रेगुलर स्टाफ, लेकिन हाँ एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लिगेसी छोड़ के जा रहे हैं तो उसको देखभाल करने वाला कौन है? नेक्स्ट जनरेशन का तो कुछ अता पता नहीं है। जो काम साथ करता है, अनुभवी लोगों के साथ काम करने के बाद लोग सीखते हैं, वो सीखने का अवसर नए लोगों को नहीं मिलेगा। अगर सभी अनुभवी रिटायर कर जाएंगे उसके बाद एकदम फ्रेशर्स आएंगे तो उनको काम करने में दिक्कत। सेकंड लाइन कहाँ से आएगी? सेकंड लाइन कहाँ से क्रिएट होगी? वही सेकंड लाइन तैयार होना चाहिए, सेकंड लाइन तैयार होना चाहिए। एंड आउटसोर्सिंग इज नॉट द वे। जो बिनी आपने बोला कि दैट इज टेम्परेरी। अच्छा मुझे ये बताइए, एंटीक्विटी में आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहा है उसको आप कैसे हैंडल करने देंगे, बताइए मेरे को। देन हाउ यू कैन फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी? एथिकली नहीं कर सकते। फिर तो ये आउटसोर्सिंग। देखिए जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है खास करके इसके मामले में, निश्चित है कि जो हम जो कैजुअल बेसिस पे हैं या टेम्पोररी बेसिस पे हैं, उनको पूर्ण रूप से एंटीक्विटीज की जिम्मेदारी खास करके हैंडल नहीं करने दे सकते हैं। जिम्मेदारी तो दे ही नहीं सकते आप उनको, दे ही नहीं सकते। और एंटीक्विटी जब आप एंटीक्विटी हैंडल ही नहीं करने देंगे तो आउटसोर्स करके आप क्यूरेटर से क्या करवाएंगे, बताइए। सिर्फ वो क्या कर, मुझे बताइए क्या करवाएंगे? बिना एंटीक्विटी देखे आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप? सर आप बोलेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मैं तेरे को एंटीक्विटी हैंडल नहीं करने दूंगा। आप सेंट्रल एशिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो नहीं हैंडल करने देंगे ना आप? नहीं, आप बोलेंगे नहीं तो ये मुझे है ना। तो बताइए मेरे को, बताइए। चलो मेरा जैसे आर्कोलॉजी में है आपने कर दिया, लेकिन इसमें तो नहीं कर सकते ना। जब प्रिजाइड आपका कहना सही है। नहीं बिने के तो दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं। अच्छा मुझे बताइए, पॉइंट का हैंडल करने देंगे ये? नहीं कोई भी आदमी अपने नेचर में ही करने दे सकता है, अदरवाइज नहीं करने देगा। इंडिपेंडेंट नहीं करने देगा। आउटसोर्सिंग नहीं हो सकता है। वो बस आपके हेल्पर हो सकते हैं, बस वो एंटीक पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अरे सिर्फ वो डाटा एंट्री ऑपरेटर तक। डीपी शर्मा सर, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। डीपी शर्मा सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। अब आ रही है? हाँ बिल्कुल अब आ रही है, आप कहिए। देखिए कुछ ये उस कमरे में बैठा था, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर विनय सहाय जी को बधाई हो। डॉक्टर विनय सहाय ने जिस तरह से परिश्रम किया वो निश्चित से सराहनीय है। और बिल्कुल मैं उनके साथ एक समय में आर.डी. चौधरी के समय में मैंने भी उनके साथ लग के गैलरी लगाने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो समस्या थी बहुत अजीब थी। लेकिन आज भी कुछ समस्याएं हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर विनय सहाय उसको सॉर्टेड आउट कर लेंगे 2-3 महीने में, वो गैलरी लग के खड़ी हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर विनय सहाय, और बहुत बहुत बधाई आपका भी। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ
हाँ सुनीता, कार्यक्रम समाप्ति का घोषणा कीजिए। बहुत सर अच्छा ये आज का व्याख्यान रहा सर आपका, वाकई में बहुत हम सभी का ज्ञानवर्धन हुआ है सर। आप हमारे इस पोर्टल पे आए सर, वेबिनार में आए, इसके लिए बिहार पुराविद परिषद और फेसिस पटना सदा आपकी आभारी रहेगी सर। थैंक इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। अगले वेबिनार व्याख्यान में हम सभी पुनः जुड़ेंगे। धन्यवाद। जी जी, और क्योंकि सभी को